दिल्ली में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। कल मास्क न पहनने पर नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज से नियम तोड़ने वालों पर 2000 का जुर्माना लगेगा। शुक्रवार से मास्क न पहनने वालों के चालान काटने में तेजी लाई गई, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं होने के चलते पहले की तरह 500 रुपए का ही चालान काटा गया। पकड़े गए लोग मास्क नहीं पहनने पर तरह तरह की दलीलें देकर बचने की कोशिश में दिखे। दिल्ली में 24 घंटे में 6600 से ज्यादा नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, जबकि 118 लोगों की मौत हो गई। राजधानी में कोरोना के आंकड़े अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से लगातार उछाल पर हैं और एक्टिव मरीजों की तादाद 40,000 के पार पहुंच गई है। वहीं दिल्ली में कोरोना टेस्ट की संख्या भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। 24 घंटे में दिल्ली में 23,500 से ज्यादा RT-PCR टेस्ट किए गए। दिल्ली से सटे नोएडा में भी कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन में हलचल बढ़ गई है। शुक्रवार को नोएडा में कई सार्वजनिक जगहों पर रैंडम टेस्ट किए गए। इसके अलावा दिल्ली बॉर्डर पर भी सघन टेस्टिंग की जा रही है। वहीं फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर भी मोबाइल टेस्टिंग वैन तैनात कर दी गई है और दिल्ली से आने वाले लोगों की जांच की जा रही है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते महाराष्ट्र सरकार राजधानी से फिलहाल आवाजाही बंद करने की तैयारी में है। उद्धव सरकार ने सोमवार से मुंबई दिल्ली विमान सेवा बंद करने का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही ट्रेन सेवा भी स्थगित करने की तैयारी है। वहीं मुंबई में सभी स्कूल दिसंबर तक बंद रखने का फैसला भी लिया गया है। पहले 23 नवंबर से स्कूल खोलने की तैयारी थी। कोरोना संक्रमण के फिर से रफ्तार पकड़ने पर अन्य राज्य भी सख्त फैसले ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में आज रात से नाइट कर्फ्यू लागू किया जा रहा है। वहीं गुजरात के सूरत, वडोदरा और राजकोट में भी आज रात से नाइट कर्फ्यू लागू हो रहा है, जबकि अहमदाबाद में कल रात 9 बजे से सोमवार सुबह तक का कर्फ्यू लागू है। उधर राजस्थान के सभी जिलों में आज से धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि हरियाणा में 30 नवंबर तक सभी स्कूल फिर से बंद कर दिए गए हैं। उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ 4 दिनों तक चलने वाला छठ पर्व आज समाप्त हो गया। कोरोना पाबंदियों के बावजूद देश भर में छठ व्रतियों में उत्साह देखा गया। आज सुबह से नदी घाटों पर सूर्य को अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। इससे पहले कल डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लोगों को छठ की बधाई दी। कोलकाता में ममता बनर्जी भी छठ घाट पर श्रद्धालुओं के बीच पहुंची। दिल्ली में पाबंदी के चलते लोगों ने घरों की छत पर ही छठ मनाया। देश के कुछ अहम संस्थान भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। बेहद सुरक्षित माने जाने वाले संस्थान भी नहीं बच पा रहे। मसूरी के LBS एकेडमी में 33 ट्रेनी अफसर कोरोना संक्रमित हो गए हैं। LBS एकेडमी में 95 फाउंडेशन कोर्स के 428 ट्रेनी अफसर मौजूद हैं। टेस्ट के दौरान 33 ट्रेनी अफसरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अकेडमी को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही अकेडमी के 6 आवासीय क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इन सब के बीच IAS ट्रेनी अफसर ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद पूरी अकेडमी को सैनिटाइज करने का काम चल रहा है। उधर हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। जिले में अब तक 856 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है कि लाहौल के एक गांव थोरंग से इस गांव में कोरोना हर घर को अपनी चपेट में ले चुका है। बर्फीले पहाड़ों पर बसे थोरंग गांव की आबादी 45 है और एक शख्स को छोड़कर सभी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। 42 लोगों का वो हुआ था, टेस्ट कराया था, उनमें से लगभग सारे पॉजिटिव आ गए जी, अकेला मुझे छोड़ दिया। जो शख्स सुरक्षित है उसके परिवार के सभी 6 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। भूषण का कहना है कि सैंपल देने तक वो पूरे परिवार के साथ एक ही रसोई में एक साथ बैठकर खाना खाते थे। इस रिपोर्ट से वो खुद हैरान है।
कोरोना को लेकर केंद्र सरकार फिक्रमंद है। लगाम लगाने के लिए वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक की। हाई लेवल बैठक करने के बाद ट्वीट करके पीएम मोदी ने बताया कि सरकार आगे क्या क्या करने जा रही है। पीएम मोदी ने लिखा कि भारत की टीकाकरण नीति को और आगे बढ़ाने के तरीके की समीक्षा करने के लिए एक बैठक की। बैठक में वैक्सीन निर्माण, रेगुलेटरी अप्रूवल और खरीद से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। पीएम के साथ इस बैठक में पीएमओ के अधिकारी, विदेश सचिव, नीति आयोग के सदस्य समेत कई और आला अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री लगातार वैक्सीन को लेकर समीक्षा कर रहे हैं। नगरोटा एनकाउंटर में बड़ा खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक पाकिस्तानी आकाओं से बात कर रहे थे आतंकी। स्मार्टफोन, वायरलेस सेट सहित नापाक कनेक्शन के कई सबूत मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि ये पाकिस्तान की ही साजिश थी। आतंकियों से डिजिटल मोबाइल रेडियो बरामद हुआ है, जो पाक की कंपनी का है। इस तरह पाक की कंपनी का स्मार्टफोन भी मिला है। कराची में बनी कुछ दवाएं भी बरामद की गई हैं। आतंकियों के जूते भी पाकिस्तानी थे। ये भी साबित हुआ है कि आतंकी पाक में अपने आकाओं के संपर्क में थे। नगरोटा में मारे गए चारों आतंकवादियों की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। जैश के आतंकी 26/11 के मुंबई हमले जैसे ही बड़े हमले की फिराक में थे। इंटेलिजेंस इनपुट से साजिश नाकाम हुई है। खुफिया सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि जैश ए मोहम्मद के वो 4 आतंकवादी आए इसी मकसद से थे कि वो भारत को दहलाकर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक हुई। अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पाकिस्तान के नापाक प्लान की जानकारी दी। इस बैठक के बाद मीडिया को पता चला कि दरअसल साजिश 26/11 जैसी वारदात को अंजाम देने की थी। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने खुद ही देश को इस खतरे से आगाह किया और सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा, हमारे सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से अदम्य साहस का परिचय दिया है। उनकी सावधानी और सतर्कता को शुक्रिया, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हमले की साजिश को नाकाम किया गया। खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है, इसीलिए जल, थल, नभ में भारत ने अपनी निगरानी और मुस्तैद कर दी है। मुंबई पर हुए हमले के दौरान आतंकी पानी के रास्ते आए थे, इसलिए समुद्र में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल MS पवार ने पाकिस्तान को 2 टूक शब्दों में चेता दिया कि उसके किसी भी आतंकी मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ये धारा 370 के हटने का ही कमाल है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। दरअसल धारा 370 के हटने के बाद आम लोगों में इंटेलिजेंस विभाग की पकड़ मजबूत हुई है। सूचना वहीं से मिली जिसके बिना पर चारों आतंकवादियों को ढेर किया गया। यूपी के प्रस्तावित लव जिहाद कानून पर सियासत तेज हो गई है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का आरोप है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है और बीजेपी ने ये शब्द देश को बांटने के लिए गढ़ा है। गहलोत के आरोप पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार किया है। शेखावत का कहना है कि झूठ गढ़ने का काम कांग्रेस का है और कांग्रेस पार्टी खुलकर अपने सांप्रदायिक एजेंडे पर काम कर रही है। यूपी सरकार ने एक बार फिर से लव जिहाद पर सख्त कानून लाने की बात दोहराई है। राज्य के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है कि लव जिहाद के जरिए सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वालों से सरकार सख्ती से निपटेगी। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने भी लव जिहाद कानून को जरूरी बताया और कहा कि यूपी में लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने का खेल अब नहीं चलेगा। विपक्ष इस प्रस्तावित कानून को लेकर योगी सरकार पर हमलावर है। जम्मू कश्मीर में गुपकर समझौते में शामिल राजनीतिक दलों को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुप्तचर गठजोड़ कहा है। चौहान ने गठबंधन में शामिल दलों पर चीन पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप मढ़ा है। वहीं पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया। महबूबा के मुताबिक अगर विरोध की आवाज दबाने पर कश्मीरी बंदूक उठाता है तो क्या गलत है। नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले मेवालाल चौधरी ने सफाई दी है। चौधरी ने खुद को नीतीश का सच्चा सिपाही बताते हुए कहा कि नीतीश की छवि पर आंच न आए, इसलिए उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया। मेवालाल चौधरी ने कार्यभार संभालने के 1.5 घंटे के भीतर इस्तीफा सौंप दिया था। विपक्ष उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर हमलावर था। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब में बड़े आंदोलन की तैयारी है। बरनाला में बड़ी तादाद में किसान जमा हो रहे हैं
और यहां से 26 नवंबर को दिल्ली कूच करेंगे। इस दौरान आज से 23 नवंबर तक किसान रोजाना जुलूस निकालेंगे। दिल्ली में धरने की तैयारी में किसानों ने 5 से 6 महीनों का राशन भी जमा किया है। किसानों के दिल्ली कूच पर हिसार के बीजेपी सांसद का कहना है कि जब एमएसपी पर फसल बिकेगी तो सबका भ्रम दूर हो जाएगा। आज पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी मिर्जापुर में हर घर पेयजल योजना का शिलान्यास करेंगे। पीएम इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। पीएम मोदी की यह महत्वाकांक्षी परियोजना 5,555 करोड़ रुपए की लागत से 1 साल में पूरी होगी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा है कि दिल्ली सरकार अपना राज्य नहीं संभाल पा रही है और पड़ोसियों पर आरोप लगा रही है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बढ़ते संक्रमण के लिए यूपी और हरियाणा से आने वाले लोगों को बड़ी वजह बताया था। आगरा में महिला डॉक्टर पर जानलेवा हमला हुआ, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। आगरा के थाना कमला नगर क्षेत्र में महिला डॉक्टर पर चाकू से हमला किया गया था। मृतक डॉक्टर निशा सिंह कमला नगर की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि केबल में खराबी आने पर उन्होंने ऑपरेटर को फोन किया, जिसके बाद एक युवक केबल ठीक करने उनके घर आया। युवक ने महिला डॉक्टर को चाकू से घायल कर दिया, जिसके बाद में मौत हो गई। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। शाहजहांपुर में पुलिस टीम पर एक शराबी युवक ने हमला कर दिया। हमले में कोतवाल, एक दरोगा और एक कांस्टेबल बुरी तरह घायल हो गया। शराबी युवक ने पीआरवी की गाड़ी में भी तोड़फोड़ करके क्षतिग्रस्त कर दिया। फिलहाल सभी घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए भेजा गया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पंजाब के भटिंडा में मोटरसाइकिल सवार अज्ञात शख्स ने दुकानदार को गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाश दुकान के अंदर घुसे और 3 गोली दुकानदार पर चला दी। एक गोली दुकानदार के सिर में लगी, जबकि 2 गोली दिल में लग गई। पुलिस कत्ल के बाद मौके पर पहुंची। हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। बदमाशों ने वारदात को सरेआम अंजाम दिया। यूपी के मिर्जापुर के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र में अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने होटल कारोबारी को गोली मार दी। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल हालात में कारोबारी राजेश यादव को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक हो गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। मेरठ में 2 दिनों से लापता युवक की शुक्रवार को लाश मिली। युवक का शव गन्ने की खेत में मिला। युवक की हत्या चाकू से गोदकर की गई थी। वारदात की खबर मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई। मृतक गुड्डू कश्यप एक ढाबे में काम करता था। परिजनों के मुताबिक 18 नवंबर की शाम को गुड्डू घर से बाहर गया था, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मचा है। मृतक की मां ने गांव के ही रहने वाले अंकुर उर्फ काला, अंकित और कमल के खिलाफ हत्या की तहरीर दी है। साइबर सिटी गुरुग्राम में ज्वेलरी की दुकान में डकैती का मामला सुलझ गया है। पुलिस ने 5 डकैतों को गिरफ्तार किया है। बीते 19 सितंबर को डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था। सोने चांदी की ज्वेलरी लेकर बदमाश फरार हो गए थे। तभी से पुलिस बदमाशों को तलाश रही थी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है कि लूटी गई ज्वेलरी आखिर कहां है। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। इस ठग पर 8 लाख से ज्यादा रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। इसने नामी गिरामी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी को चूना लगा दिया। पुलिस ने शातिर ठग के खाते में 7.5 लाख रुपए को फ्रीज कर दिया है। शातिर ठग पहले इसी नाम की कंपनी में काम करता था। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन
78 साल के हो गए। अमेरिकी इतिहास में अब तक के सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। जो बाइडेन का ये जन्मदिन यादगार बना। सौगात में सुपर पावर की कमान मिली। जॉर्जिया में रिकाउंटिंग में भी जो बाइडेन की शानदार जीत हुई। जॉर्जिया राज्य सचिव ने बताया कि बाइडेन ने 16 इलेक्टोरल सीट पर ट्रंप को शिकस्त दी। जॉर्जिया ट्रंप 12,000 वोटों के भारी अंतर से हार गए। अरब सागर में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारतीय नौसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास मालाबार ड्रिल के दूसरे फेज के तहत साझा अभ्यास बंगाल की खाड़ी में 3 से 6 नवंबर के बीच पहला फेज शुरू हुआ था। अमेरिका की ताइवान से बढ़ती करीबी पर चीन फिर से बौखला गया है। अमेरिकी कैबिनेट हेड एंड्रू व्हीलर के ताइवान दौरे से पहले चीन के विदेश मंत्रालय का बयान आया है। कहा, अमेरिकी दखल का सीधे तौर पर चीन विरोध करेगा। अमेरिका में इमरजेंसी पड़ने पर वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए फाइजर ने इजाजत मांगी है। फाइजर ने अपने जर्मन पार्टनर कंपनी बायोएनटेक के साथ इसके 95% असरदार होने का दावा किया है। दुनिया में कोरोना केस 5 करोड़ 73 लाख के पार हो गए हैं। अब तक महामारी में मरने वालों की संख्या 13,68,000 से ज्यादा हो गई है। अब तक 3 करोड़ 98 लाख लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं।